हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। यस, यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग एस्टेट दिसंबर 2024, जिसमें हम सीडीपी की क्लासेस के साथ आपकी प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट किए हैं। लगभग आपके 8 से 10 साल के पेपर भी करा दिए हैं मैंने। सीडीपी के प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और उसकी क्लासेस भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो एक क्लास हो चुकी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले हम उसको कवर करेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था बाल विकास के बारे में। ठीक है, बाल विकास क्या होता है, प्रिंसिपल्स उसके क्या होते हैं, स्टेजेस उसके क्या होते हैं, ग्रोथ और वृद्धि के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज दूसरा टॉपिक है, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर बार मिलता है, आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें तो आज का जो टॉपिक है हमारा व्यक्तित्व है, जिसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? सीधा सा मतलब देखिए, एकदम बहुत सिंपल तरीके से चीजों को समझते हुए चलेंगे, अपने लैंग्वेज में समझेंगे, घुमा फिरा के नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बात करूं, अगर जो पर्सनालिटी आपका शब्द है, पर्सनालिटी शब्द है, ये कहाँ का भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। पहली चीज आपको ये याद रखना है, लैटिन भाषा का शब्द है। और किससे बना है? ये पर्सोना से बना है। किससे? पर्सोना से बना है। पर्सोना से बना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मास्क। क्या? मास्क। मास्क का मतलब क्या होता है? चेहरा। मास्क का मतलब क्या होता है? फेस या मुखौटा। तो देखिए, सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखना है कि पर्सनालिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा के पर्सोना 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 का मतलब क्या होता है? पर्सोना का मतलब होता है मास्क। मास्क का हिंदी में मतलब क्या होता है? मुखौटा। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं मेरे भाई बहन, मेरे व्यक्तित्व। चलिए, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि किसी भी व्यक्ति के अच्छे बुरे आंतरिक बाह्य सभी गुण मिलाकर क्या व्यक्तित्व बनाते हैं। देखिए, एक भाषा में अगर मैं कहूँ तो व्यक्तित्व क्या होता है, सिंपल भाषा में समझिए। व्यक्तित्व में क्या क्या आता है? शारीरिक और मनोशारीरिक दोनों गुण शामिल होते हैं व्यक्तित्व में। हमारे फिजिकल और जो मेंटल, ठीक है, मेंटल साइकोलॉजी जिसको आप कह सकते हो, या मेंटल फिजिकल बोल सकते हो आप। तो हमारे जो व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में, हमारे शारीरिक गुण भी आते हैं और हमारे मनोशारीरिक दोनों गुण आते हैं। अब आगे की बात करें तो व्यक्तित्व के गुणों का यह संगठन परिवर्तनशील है। बिल्कुल, जो हमारा पर्सनालिटी है ये चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व में, और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, व्यक्तित्व में हम पर्यावरण के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ क्या करते हैं? अपने अपने हिसाब से एडजस्ट भी करते हैं। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी को हमें वातावरण के साथ एडजस्ट भी, समायोजन भी करना होता है। मतलब, और यहाँ पे समझें तो आपके अच्छे बुरे आंतरिक कर्म, बाह्य जो सभी गुण होते हैं वो मिलाकर हमारे एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आपके अच्छे कर्म, आपके बुरे कर्म, आपकी आंतरिक चीजें, अंदर से आप क्या है, आपके बाह्य फिजिकल सारी चीजें, ये सारी चीजें क्या कर दिखती हैं? आपके जो गुण हैं, क्वालिटीज हैं, ये मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। ये बता ही दिया कि पर्सनालिटी शब्द लैटिन के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? मास्क या मुखौटा। चलिए आगे चलते हैं मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बहन। चलो, अब व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं भाई, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। क्या? कुछ फैक्टर्स होते हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, आइए इसको देखते हैं। पहला है वंशानुक्रम, शारीरिक परिवर्तन, रंग, रूप, वजन, लंबाई। बिल्कुल भाई, हेरिडिटी। हेरिडिटी हमारे हमारे किसको? हमारे पर्सनालिटी को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? सुनिए सिंपल भाषा में। हमारा जो शरीर के परिवर्तन, जो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, जब जो हमारा कलर हो गया, हमारा रूप हो गया, हमारा वेट हो गया, हमारी हाइट हो गई। हम कभी कभी कहते हैं कि हम अपने पापा पे पड़े हैं, हम अपने मम्मी पे पड़े हैं, तो ये किसकी वजह से होता है? ये पर्सनालिटी किसकी वजह से आती है? ये वंशानुक्रम के वजह से आती है। समझ में गए मेरे भाई? अब चलो वातावरण पे चलते हैं। दूसरा है वातावरण, जो हमको प्रभावित करता है हमारी पर्सनालिटी को। कैसे? जैसे खेल का मैदान, कहाँ पे हम खेल रहे हैं, स्कूल के आसपास का माहौल कैसा है, हमारे फैमिली का एटमॉस्फेयर कैसा है, हमारी सोसाइटी का एटमॉस्फेयर कैसा है, हमारी मित्र मंडली कैसी है, हमारी हैबिट्स कैसी हैं, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? वातावरण। तो वातावरण में जब आएंगी तो हमारे पर्सनालिटी को इफेक्ट करेंगे। ठीक, चलो तीसरे पे चलते हैं। देखते, व्यक्तित्व तो हमारा वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन है। ठीक है, किसका? हेरिडिटी का और एनवायरमेंट का हमारी संयुक्त देन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान भी बिल्कुल, साइकोलॉजी भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। आपका इंटरेस्ट कैसा है, आप किस चीज में अभिरुचि लेते हो, आपकी सोच कहती है, आपका विजन कैसा है। ठीक, तो आपकी सोच, आपके एटीट्यूड, आपके एप्टीट्यूड, आपके थिंकिंग, आपके थॉट प्रोसेस, ये सारी चीजें आपके पर्सनालिटी को इफेक्ट करती हैं। समझ गए मेरे भैया, मेरे लाल? चलो आगे चलते हैं। अब चलो व्यक्तित्व के प्रकार चलते हैं। ठीक है, क्या? व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो देखो, व्यक्तित्व के प्रकार की बात करें तो भैया 4 हमारे मनोवैज्ञानिक थे, जुंग, आइजेंग और क्रेसमर और सेल्डन। कौन कौन? 4 वैज्ञानिक थे। कौन कौन? जुंग थे, आइजेंग थे, क्रेसमर थे और सेल्डन। फिर से सुन लो, जुंग साहब थे, आइजेंग साहब थे, कैसमर साहब थे और सेल्डन। ठीक, अब इन्होंने क्या व्यक्तित्व को डिफाइन किया, क्या व्यक्तित्व के प्रकार को बताया। ठीक,
तो आइए इसको देखते हैं। तो देखो जुंग साहब, जो जुंग साहब है, आइए पहले जुंग को देखते हैं। भैया जुंग और आइजेंक ने व्यक्तित्व के को सामाजिकता के आधार पर बांटा है। तो जो हमारे जुंग साहब थे और आइजैक साहब थे, इन्होंने हमारे पर्सनालिटी को किसके सोशलाइजेशन के थ्रू, सोशलाइजेशन के बेस पर डिवाइड किया है या बांटा है। और क्रिसमस और सेल्डन साहब ने फिजिकल, शारीरिक के रूप आधार पर हम हमारी पर्सनालिटी को बांटा है। सिंपल शब्दों में समझ गए मेरे लाल। देखिए जुंग और आइजेंक और क्रिसमस और सेल्डन साहब थे जिन्होंने पर्सनालिटी के प्रकार को बताया। जुंग और आइजैक साहब जो थे ये कहते हैं कि जो हम पर्सनालिटी है भैया, हम इसको जानते हो सामाजिक आधार पर हम बांटेंगे, जो भी सोशलाइजेशन होता है उसके बेसिस पर हम इसको बांटेंगे। और वहीं क्रिसमस और सेल्डन साहब कहते हैं कि नहीं भैया, हम शारीरिक रूप से, हम फिजिकल रूप से पर्सनालिटी का बंटवारा करेंगे। हो गया पर्सनालिटी का बंटवारा। अब चलो जुंग के साहब, जुंग 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 से लड़ना है जंग, ठीक है, जुंग साहब से लड़ना है हमें क्या, जंग लड़ना है, ठीक है। तो जुंग साहब ने किसके बेसिस पे, सामाजिक आधार पर हमको हमारे पर्सनालिटी को डिवाइड किया था। तो इन्होंने कहा कि भैया जो पर्सनालिटी है हम अपने हिसाब से बांट रहे हैं, 3 प्रकार की पर्सनालिटी को हम बंटवारा कर दे रहे हैं। कितने, हमारे अनुसार भैया देखो 3 प्रकार की पर्सनालिटी होगी, ठीक। कौन कौन होगा, अंतर्मुखी होगा, बाह्यमुखी होगा, उभयमुखी होगा, इंट्रोवर्ट होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, एम्बिवेंट होगा, क्या एम्बिवर्ट होगा। तो भैया जुंग साहब आते हैं, कहते हैं ऐसा है भाई कि हम पर्सनालिटी अपने हिसाब से बांटेंगे और हमारे अनुसार जो होगा वो 3 प्रकार की पर्सनालिटी होगी। एक होगी इंट्रोवर्ट जिसको हम अंतर्मुखी बोलेंगे, एक एक्सट्रोवर्ट जिसको हम बाह्यमुखी बोलेंगे, और तीसरा होगा एम्बिवर्ट जिसको हम उभयमुखी बोलते हैं। तो चलिए अब बारी बारी से पढ़ते हैं भैया जुंग साहब के। याद रखिएगा मेरे लाला, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंतर्मुखी जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं। इंट्रोवर्ट से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप प्रीवियस के पेपर्स में उठा के दिखेगा। तो इस व्यक्तित्व के लोग अपने आप में रहते हैं। जो भाई इंट्रोवर्ट के लोग होते हैं, जो इंट्रोवर्ट के टाइप के लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं मेरे लाला, ये करते हैं भाई, ये कहते हैं कि एकांत में रहना हमको पसंद है। क्या, हम अपने आप में रहेंगे, अकेले रहेंगे, एकांत में रहते हैं। और ये क्या करते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं रहता है इनको, ठीक है। ज्यादा मिलनसार नहीं होते, कहते नहीं भैया हमको बाहर लोगों से मिलना उलना पसंद नहीं है, हम सोशलाइज नहीं है। तथ्यपूर्ण व्यक्तित्व होता है, बिल्कुल फैक्ट, यह सामाजिक नहीं होते, ये सोशल भी नहीं होते, ठीक है। इनका तार्किक चिंतन से भरपूर व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। पुराने विचारों वाले होते हैं। तो ये अंतर्मुखी लोग कैसे होते हैं, इंट्रोवर्ट, ये लोग होते हैं कि भैया अपने आप में मस्त रहते हैं, इनको एकांतपन पसंद है और कहते हैं कि भाई हम ज्यादा सोसाइटी वोसाइटी हमको पसंद नहीं है और हम अकेले रहेंगे, ठीक है, सोशलाइज हम लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं। और ये तथ्यपूर्ण फैक्ट बेसिस्ड पर्सनालिटी इनकी होती है, फैक्ट बेस्ड पे चीजों को बात करते हैं और तार्किक चिंतन से भरपूर व्यक्तित्व इनका होता है। जो इनका पर्सनालिटी होता है लॉजिकल थिंकिंग से फुलफिल्ड रहता है, भरा हुआ रहता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी को क्या बोलते हैं, बहिर्मुखी को हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। क्या, बहिर्मुखी को क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। अब बहिर्मुखी, बाह्यमुखी या बहिर्मुखी बोलते हैं इसको, ठीक। ये व्यक्तित्व के लोग मिलनसार होते हैं भैया, कहते हैं नहीं भैया सोसाइटी समाज से हम थोड़ा सोशल लोग हैं, ठीक। यह लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, ठीक है, सबसे घुल मिल जाते हैं। मित्र संख्या इनकी, मित्र मंडली बड़ी ज्यादा होती है, कहते हैं कि भैया हमारे पास बहुत सारे मित्र हैं। और मानवीय संबंधों से परिपूर्ण व्यक्तित्व माना जाता है इनका, मतलब सोशलाइजेशन प्रोसेस बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। समाज में बहुत इनको लोग पसंद भी करते हैं। अब चौथा है उभयमुखी। क्या, उभयमुखी जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिवर्ट बोलते हैं। क्या, एम्बिवर्ट बोलते हैं। अब एम्बिवर्ट क्या होता है, सुनिए मेरी बात एकदम सिंपल भाषा में सुनिए। वे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का समायोजन, दोनों कंबाइन होके जो मिक्स्ड पर्सनालिटी होती है उसको हम कहते हैं उभयमुखी। उसको हम क्या कहते हैं, उभयमुखी, ठीक है। तो इनमें दोनों प्रकार की क्या पाई जाती हैं, पर्सनालिटी पाई जाती है, बाह्यमुखी और मतलब बाह्यमुखी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों पर्सनालिटी पाई जाती है, ठीक। तो इसको हम कहेंगे उभयमुखी। चलो आगे चलते हैं मेरे लाला। अब भैया कुंज साहब कहे 3 प्रकार का, तब से आइजैक साहब का है माने, आइजैक साहब कह रहे हैं कि नहीं भैया हम भी बांटेंगे इसको। तो ये कहते हैं कि हमारे हिसाब से भैया, हमारे हिसाब से 4 प्रकार का पर्सनालिटी होगा। हमारे हिसाब से आइजैक साहब कहते हैं हमारे हिसाब से 4 प्रकार की पर्सनालिटी होगी। कितने, 4 प्रकार की पर्सनालिटी होगी। ये क्या कहते हैं, आइजैक साहब कहते हैं। अब आइजैक साहब कहते हैं कि हमारे अनुसार भैया 4 प्रकार की पर्सनालिटी हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएगी, आइए इसको देखते हैं। तो आइजैक साहब के अनुसार अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, बाह्यमुखी, ठीक है। न्यूरोटिक कहते हैं भैया, न्यूरोटिक भी एक पर्सनालिटी भी होती है और साइकोटिक भी होती है, ठीक है। इनके अनुसार 4 प्रकार का हो गया। कौन कौन, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, बाह्यमुखी, एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिक्स और साइकोटिक, ठीक। अंतर्मुखी बाह्यमुखी पहले भी बात कर लिया, अब न्यूरोटिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। न्यूरोटिक क्या होता है, देखिए न्यूरोटिक ये स्वयं के विरोधी होते हैं भैया, अपना खुद का विरोध करते हैं ये, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब स्वयं की बातें सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए, फिर कहते हैं नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। इनके
अत्यधिक इनकी बहुत पसीना वाले, इनके चेहरे पे आप देखेंगे बड़ा सरदर्द इनका रहता है, परेशान रहते हैं और इनके हमेशा पसीना टाइप का रहता है, ठीक है। तो खुद के विरोधी होते हैं, अत्यधिक सिरदर्द और पसीना। साइकोटिक वाले क्या होते हैं भाई? साइकोटिक ये मनुष्य संसार के विरोधी होते हैं। ये खुद के विरोधी नहीं होते, नहीं संसार ये कह रहा ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, ऐसा मत करो मेरे लाला, तो हर वक्त समाज में कमियां निकालता रहे, इसको कहते हैं साइकोटिक। तो आज अपने समाज में जाना और खोजना सोसाइटी में कौन है साइकोटिक, ठीक है, खोज खोज के निकालना। तुम संसार की बुराई करते हो, तुम हो गए साइकोटिक। अब भैया आ गए हमारे क्रिस्मर साहब। क्रिस्मर साहब आते हैं तो कहते हैं चलो तुम कुजुंग और हाइजेनिक तुम तो बांट दिए, चलो अब हम भी अपने हिसाब से पर्सनालिटी को बांट देते हैं। तो कहते हैं कि हमारे हिसाब से भी 4 प्रकार की पर्सनालिटी होगी। एस्थेटिक होगी, एस्थेटिक, एस्थेटिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एस्थेटिक, ठीक है, एस्थेटिक इसको, या एस्थेनिक बोलते हैं, ठीक है, एस्थेनिक बोलते हैं। दूसरा है एथलेटिक, तीसरा है पिकनिक और चौथा है डिसप्लास्टिक। क्या? डिसप्लास्टिक पर्सनालिटी होती है, ठीक है। कैसी? डिसप्लास्टिक होती है। तो क्रिस्मर साहब कहते हैं कि हमारे हिसाब से, हम भैया सुनो, मेरी भी 4 प्रकार की पर्सनालिटी होगी, 4 प्रकार से बांट दे रहा हूँ। एक होता है एस्थेनिक, दूसरा होता है एथलेटिक, तीसरा होता है पिकनिक और चौथा होता है डिसप्लास्टिक, ठीक है, डिसप्लास्टिक पर्सनालिटी या डाइप्लास्टिक इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, बारी बारी सब। एस्थेनिक पर्सनालिटी क्या होती है? लंबाकार, या एस्थेनिक का मतलब ही होता है लंबाकार, ठीक है। इसको लेप्टोसोमेटिक भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लेप्टोसोमेटिक पर्सनालिटी भी बोलते हैं। अब जैसे ये मनुष्य देखने में लंबे होते हैं, दुबले पतले शरीर वाले होते हैं और दूसरों की आलोचना करते हैं, ये निराशावादी होते हैं। तो एस्थेटिक पर्सनालिटी वाले कैसे होते हैं भैया? एस्थेनिक पर्सनालिटी वाले कैसे होते हैं? ये भाई ये इनका कद लंबा रहता है, और वहीं बात करें ये इनका कद लंबा, शरीर दुबला पतला रहता है, और कैसे होते हैं? ये सामाजिक नहीं होते, सोशलाइज नहीं होते, और ये क्या करते हैं? गुस्सैले स्वभाव के होते हैं। जो एस्थेटिक पर्सनालिटी वाले होते हैं ये गुस्सैले स्वभाव के होते हैं, ठीक है। ये डे ड्रीमिंग और इमेजिनेशन खूब करते हैं, ये डे ड्रीमिंग और इमेजिनेशन खूब करते हैं, कल्पना, इमेजिनेशन ये खूब करते हैं, ठीक है। दिवा स्वप्न देखते हैं और दूसरों की आलोचना करते हैं, ठीक है, निराशावादी भी होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। एस्थेनिक समझ गए, अब चलते एथलेटिक पढ़ते हैं। एथलेटिक भाई बल, एथलेटिक से वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, बलशाली। क्या? बलशाली। जैसे इसमें औसत इनका कद जो है एवरेज रहता है, ठीक है, हाइट एवरेज रहती है, स्वस्थ शरीर रहते हैं, बिल्कुल फिजिकली फिट रहते हैं, और ये क्या होते हैं? किसी भी परिस्थिति में ये एडजस्ट कर लेते हैं खुद को, कैसी भी परिस्थिति हो वो चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं। और ये कैसे होते हैं? इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक होती है, सोशल जो वैल्यू है इनकी अधिक होती है, ठीक है। तो आशावादी होते हैं, लंबे चौड़े और शक्ति से भरपूर होते हैं। चलो आगे चलते हैं मेरे लाला, पिकनिक। पिकनिक पे चलते हैं मेरे लाला, चलो पिकनिक पे चलते हैं। तो गोल मटोल, गोल मटोल, ओ माय गॉड, गोल मटोल होते हैं भाई। देखो पिकनिक टाइप के लोग कैसे होते हैं? गोल, ये व्यक्ति का कद जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है, गर्दन छोटी होती है और मोटे होते हैं, मतलब वही गोल मटोल, जैसे नेपाली उपाली उन लोग नहीं होते छोटे छोटे गोल मटोल, मुंह में होता है ऐसे ही। और ये शौकीन, खाने पीने के खूब शौकीन होते हैं, ठीक है, खाने पीने के क्या होते हैं? खूब शौकीन होते हैं और सामाजिक रूप से सोशली एक्टिव रहते हैं। कैसे? पिकनिक लोग, पिकनिक टाइप के लोग, ठीक, समझ गए मेरे लाला। चलो आगे चलते हैं मेरे लाला। अब चलते हैं डिसप्लास्टिक। डिसप्लास्टिक क्या होता है? या डाइप्लास्टिक इसको बोलते हैं। डाइप्लास्टिक में क्या होता है कि इस प्रकार के व्यक्ति में एक से अधिक प्रकार की विशेषता पाई जाती है, ठीक है, ये व्यक्तित्व सभी व्यक्तियों का मिश्रण होता है, ठीक है, सीधी सी मतलब है। चलो अब सेल्डन साहब आ गए। भैया सेल्डन कहते हैं ऐसा है, तुम लोग बांट रहे हो क्या, हम बंटवारा ना करें क्या? तो हमारे हिसाब से भी सुनो मेरे लाला, तो ये कहते हैं सेल्डन कहते हैं कि एंडोमार्फिक, क्या एंडोमार्फिक, मिसोमार्फिक और एक्ट्रोमार्फिक। सेल्डन साहब कहते हैं कि हमारे हिसाब से चलो हम तीन चीजों में बांट दे रहे हैं, हमारे हिसाब से जो होगा 3 प्रकार की पर्सनालिटी होगी। एक क्या होगी? एंडोमार्फिक होगी, एक होगी मिसोमार्फिक और एक होगी एक्ट्रोमार्फिक। क्या? एक एक्ट्रोमार्फिक होगी। एंडोमार्फिक का मतलब क्या होता है? एंडोमार्फिक का मतलब होता है स्थूलकाय, ठीक है, क्या? स्थूलकाय, हिंदी वाले भी समझते रहे मेरे लाला, स्थूलकाय। और मिसोमार्फिक का मतलब क्या होता है? मिसोमार्फिक का मतलब होता है पुष्टकाय। क्या? पुष्टकाय, ठीक है। और मेरे लाला इसको क्या कहते हैं? एक्टोमार्फिक को क्या कहते हैं? एक्टोमार्फिक को कहते हैं क्रिस्काय। क्या? क्रिस्काय, ठीक, क्रिस्काय। लिखते रहो मेरे लाला, लिखते रहो। देखो एंडोमार्फिक को क्या कहते हैं? स्थूलकाय बोलते हैं। मिसोमार्फिक को क्या कहते हैं? पुष्टकाय बोलते हैं। और एक्टोमार्फिक को क्या बोलते हैं? क्रिस्काय बोलते हैं। चलो अब बारी बारी से पढ़ते हैं मेरे लाला। एंडोमार्फिक, एंडोमार्फिक ये देखने में मोटे होते हैं। एंडोमार्फिक वाले लोग जो होते हैं मेरे भाई, ये क्या होते हैं? ये मोटे होते हैं, देखने में मोटे होते हैं। इनकी पाचन शक्ति बड़ी तेज होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बड़ा तेज काम करता है इनका। लापरवाह होते हैं, स्वहंद विचारों वाले होते हैं। कैसे? स्वहंद विचारों वाले होते हैं, ठीक है। चलो मिसोमार्फिक, मिसोमार्फिक में लोग लंबे चौड़े होते हैं। मिसोमार्फिक में कैसे होते हैं? लोग लंबे चौड़े होते हैं। सेम एस कैसा रहता है आपका? सेम एस एथलेटिक के टाइप के, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक्ट्रोमार्फिक में कैसे रहते हैं लोग?
एक्टोमॉर्फिक में ये देखने में कमजोर होते हैं, बड़े वीक टाइप के होते हैं, ठीक है, लेकिन शक्ति खूब रहती है इनके अंदर, हड्डी वाली शक्ति रहती है। स्टील मैन ऑफ द इंडिया, नॉट आयरन मैन ऑफ द इंडिया, स्टील मैन ऑफ द इंडिया, खतरों के खिलाड़ी रहते हैं भाई, ठीक, ये क्या रहते हैं, खतरों के खिलाड़ी रहते हैं। तो ये हो गया व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के अन्य प्रकार हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं भैया, ठीक, क्या पता क्वेश्चन कहां से घुमा के पूछ ले। तो भारतीय दृष्टिकोण के त्रिगुण वात पित्त कफ के अनुसार 3 प्रकार की पर्सनालिटी इन्होंने बांटा। कौन कौन सी, ठीक, सत्व जिसको व्यक्तित्व, सत्य या सत्व व्यक्तित्व बोलते हैं, सत्यवादी जो सही बोलते हैं, अनुशासनहीन रहते हैं, मतलब अनुशासन डिसिप्लिन व्यक्ति रहते हैं, और अनासक्ति व्यक्ति रहते हैं। वही दूसरा है सजस या रजस, समझ लीजिए इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऐसे बता दें, इनको हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हैं, ईर्ष्या रहती है दो लोगों से, मतलबी होते हैं, ठीक है, ये मतलबी होते हैं, कैसे, सजस या रजस। तमस क्या होता है, तमस का मतलब होता है भैया क्रोध, इनको बहुत गुस्सा रहता है, बड़े घमंडी होते हैं, आलस्य टाइप के होते हैं और असहाय होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं मेरे लाला। हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस क्या होता है, हिप्पोक्रेटस कौन है भाई, तो भैया फ्लूइड और ह्यूमर, हिप्पोक्रेट्स हैं कुछ, ठीक है, इनके आधार पर वर्गीकरण है पर्सनालिटी का, फ्लूइड और ह्यूमर के अनुसार। लाल कफ वाले क्रोधी व्यक्तित्व, कैसे, कॉलरिक बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, कॉलरिक बोलते हैं, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलरिक बोलते हैं। वहीं काले पित्त वाले व्यक्तित्व जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलेंचोली, ठीक है, मेलेंचोली बोलते हैं। ये सुन लीजिए, हिप्पोक्रेट्स के अनुसार या फ्लूइड और ह्यूमर के अनुसार पर्सनालिटी के जो टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है, सुन लीजिए बस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो समझाऊंगा अच्छे से। लाल कफ वाले क्रोधी व्यक्तित्व होते हैं, इसको कैलरिक बोलते हैं, कॉलरिक बोलते हैं, ठीक। वहीं काले पित्त वाले व्यक्तित्व को मेलेंचोलिक बोलते हैं। वहीं पीले पित्त वाले को क्या, फ्लेगमैटिक बोलते हैं। वहीं आशावादी को सैंग्विन बोलते हैं, क्या, सैंग्विन बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। स्पेंसर का भी वर्गीकरण देख लो मेरे लाला। इन्होंने नैतिकता के आधार पर वर्गीकरण किया, इन्होंने मोरालिटी के बेसिस पर, क्या, स्प्रेंगर साहब ने मोरालिटी के बेसिस पर पर्सनालिटी का क्लासिफाई किया। इन थ्योरेटिकल इन्होंने कहा सैद्धांतिक होते हैं, आदर्शवादी जिसको कहते हैं। दूसरा इन्होंने आर्थिक जो भौतिक व्यक्तित्व के होते हैं। तीसरा कहा इन्होंने सामाजिक जो परोपकारी, त्यागी और दयालु होते हैं। और चौथा इन्होंने कहा धार्मिक। तो स्प्रेंगर साहब के अनुसार 4 प्रकार के क्या होते हैं, पर्सनालिटी होती है। पहला होता है थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक जिसको बोलते हैं, ये कैसे पर्सनालिटी के होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, आइडियलिज्म होते हैं। वहीं दूसरा है आर्थिक जिसको हम कहते हैं भौतिक व्यक्तित्व, ठीक है, जो भौतिक फिजिकल चीजों का ज्यादा बारे में सोचते हैं, ये आर्थिक आते हैं। सामाजिक मतलब जो समाज के लिए काम करें, परोपकारी, त्यागी, दयालु, ये सब आते हैं। धार्मिक भाई वही जानते हैं आप, बाबा उबा लोग। और राजनीतिक, क्या, राजनीतिक पॉलिटिकल लोग आते हैं। सौंदर्यात्मक एस्थेटिक लोग, कला जिनके अंदर आर्ट वगैरह रहती है, ठीक। चलो फ्रेडमैन एंड रोजरमैन का भी देख लो, ये भी पूछते हैं। ए और बी, सी और डी, डिप्रेशन, ठीक, हार्ट अटैक। चलो ये सब छोड़ो, इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं, बहुत जरूरी नहीं। अब व्यक्तित्व के सिद्धांत को पढ़ते हैं। क्या, व्यक्तित्व के सिद्धांत को पढ़ते हैं मेरे लाला। किसको, व्यक्तित्व के सिद्धांत को पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। एक मिनट, चलो व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला है सील-गुड़ का सिद्धांत। क्या, सील-गुड़ का सिद्धांत, किसका सिद्धांत, सील-गुड़ का सिद्धांत। क्या है, सील-गुड़ का सिद्धांत है। यह सिद्धांत क्या कहता है मेरे लाला, चलिए आइए इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज याद रख लो कि प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनालिटी, ठीक। सील-गुड़ का सिद्धांत क्या कहता है, किसने दिया था, आलपोर्ट एवं कैटल ने दिया था। किसने, आलपोर्ट एवं कैटल ने दिया था, किसका, सील-गुड़ का सिद्धांत, ठीक। सील-गुड़ का मतलब क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। सील-गुड़ का मतलब क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। सील-गुड़ का मतलब क्या होता है, ठीक है, सील-गुड़ का मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी इंसान के व्यवहार की चीजें, किसी भी इंसान की जो व्यवहार की चीजें होती हैं, जो उसका बिहेवियर होता है, तो ये क्या होते हैं, ये सील-गुड़ का मतलब हुआ किसी भी व्यवहार की, किसी भी इंसान के जो व्यवहार की चीजें, जैसे दुखी हो गया, गुस्सा हो गया, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, ये चीजें बिहेवियरल चीजें होती हैं, ये किस में आती हैं, सील-गुड़ आती हैं, ठीक है, किसमें, सील-गुड़ में आती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, तो सील-गुड़ का सिद्धांत जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, सुन लो, फिर से सुन लो मेरे लाला, फिर से सुन लो।
व्यक्तित्व के सिद्धांत की बात करें तो ये सील गुड़ का सिद्धांत, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड थियरी, ठीक है, ट्रेड थियरी इसको बोलते हैं, ट्रेड थियरी, ट्रेड थियरी बोलते हैं, ट्रेड थियरी ऑफ पर्सनालिटी इसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रेड थियरी ऑफ पर्सनालिटी बोलते हैं इसको। इसको किसने दिया था, अल्पोर्ट एवं कैटल ने दिया था। किसने, अल्पोर्ट एंड कैटल ने दिया था। अब सील गुड़ का मतलब क्या हुआ, सील गुड़ का मतलब मैंने बताया जो हमारे इंसान का बिहेवियर होता है, हर इंसान का, जैसे ईर्ष्या, दुख, सुख, ये सारी चीजें किसमें आती है, सील गुड़ में आती हैं, ठीक है। तो जो भैया अल्पोर्ट के अनुसार, जो अल्पोर्ट साहब थे, इन्होंने जो पर्सनालिटी के 2 सील गुड़ सिद्धांत बताए। किसने, अल्पोर्ट ने कहा कि भैया हमारे अनुसार 2 प्रिंसिपल होते हैं सील गुड़ के। कौन कौन से होते हैं, कार्डिनल व्यक्ति जिसको पर्सनल ट्रेट बोलते हैं, और दूसरा केंद्रीय सील गुड़ जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। समझ गए कि जो अल्पोर्ट साहब थे, इन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से पर्सनल ट्रेट जो सील गुड़ सिद्धांत होंगे 2 प्रकार के होंगे। पहला कार्डिनल व्यक्तित्व सील गुड़ जिसको हम पर्सनल ट्रेट बोलते हैं, और दूसरा है केंद्रीय सील गुड़ जिसको हम सेंट्रल ट्रेट बोलते हैं। क्या, सेंट्रल ट्रेट बोलते हैं। अब कार्डिनल व्यक्तित्व सील गुड़ कैसे होते हैं, इसको समझिए, इसको समझिए। कार्डिनल ट्रेट जिसको हम कार्डिनल सील गुड़ बोलते हैं, कार्डिनल इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्डिनल ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, कार्डिनल ट्रेट बोलते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब समझो, इतना इतना समझो कि ये कैसे होते हैं। ये होते हैं कि यह इतना प्रमुख गुण है कि जिसको छुपाया ही नहीं जा सकता, कभी कभी इसको क्या छुपाया नहीं जा सकता। उसके व्यवहार के उसके व्यवहार का यह गुण पता चल ही जाता है, मतलब आप इसको छुपा नहीं सकते, आपके इस व्यवहार के गुण पता ही चल जाएंगे, है नहीं हो, ठीक। व्यक्ति उस गुण का प्रवृत्ति से चर्चित रहता है, मतलब अपने उस क्वालिटी से तुम बहुत चर्चा में रहते हो। जैसे मैं कहूँ महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा, हरिश्चंद्र की सत्यवादिता आदि। देखो अब समझो, यहाँ से समझो, ये ऐसी पर्सनालिटी होती है, ऐसा व्यवहार है कि इसको आप छुपा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि आप उससे समाज में चर्चित रहते हो, जिससे लोग आपको पहचानते हैं, जो बिना बताए सबको पता चल जाता है। जैसे गांधी जी का अहिंसा और हरिश्चंद्र की सत्यवादिता, ठीक। चलो अब चलो केंद्रीय सील गुड़ जिसको सेंट्रल ट्रेट बोलते हैं, क्या, सेंट्रल या कॉमन ट्रेट बोलते, इसको सामान्य भी बोलते हैं, ठीक है, इसको सामान्य सील गुड़ भी बोलते हैं। सील गुड़ का मतलब होता है ट्रेट, ठीक है, ट्रेट होता है। तो इसमें क्या होता है, ये किसी इंसान के व्यवहार के वे मुख्य 4-5 छिपे हुए गुण होते हैं जो कभी कभी दिखाई देते हैं, ठीक है। क्या, ये कभी कभी दिखाई देते हैं। जैसे अब हम बात करें तो ये हो जाते हैं, ये द्वितीयक सील गुण, ठीक है। ये क्या है, नोट, जैसे द्वितीयक सील गुण भी के बारे में भी आप जानते रहिए। ये व्यवहार के वे गुण होते हैं जो बहुत लोगों द्वारा नोटिस किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे द्वितीयक सील गुण होते हैं। सेकेंडरी ट्रेड जिसको बोलते हैं, जैसे हमारे कपड़े पहनने का ढंग, हमारे बाल बनाने का, जो पब्लिक या सोसाइटी हमारी नोटिस करती है, तो ये द्वितीयक सील गुण में आते हैं, ठीक है। चलो, तो ये केंद्रीय सील गुण में आते हैं। चलिए कैटल के अनुसार, अब आइए कैटल के अनुसार देख लेते हैं भाई, कैटल साहब क्या कहते हैं, ठीक है। चलो, कैटल साहब कहते हैं कि इनके अनुसार जो सीलगुड़ों की संख्या है 16 है। किसके, कैटल के अनुसार सीलगुड़ों की संख्या कितनी है मेरे लाला, तो कैटल के अनुसार, इनके अनुसार जो सीलगुड़ों की संख्या है, जो ट्रेड्स की संख्या है, कितनी है, 16 है। कितनी, 16 है। जैसे भावुक होना, इमोशनल हो जाना, चिंता, विवेकशील, अनुशासनहीन, स्वयं से सीमित, दबंग टाइप के, और कैसे लोग इसमें आते हैं देख लो, सब देख लो। चिंता मुक्त रहते हैं, सावा या संयमी जिसको हम संयमी बोलते हैं, नाजुक व्यक्ति, शर्मीले व्यक्ति, संकालु जो शक करते हैं, व्यवहारशील, चालाक व्यक्ति, हेरा फेरी करने वाले, रूढ़िवादी और आत्मविश्वास वाले। ये 16 गुण किसमें आते हैं, 16 ट्रेड्स किसमें, किसके अनुसार, कैटल के अनुसार ये 16 गुण हैं, ठीक है, ट्रेड्स पाए जाते हैं, ठीक। चलो आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा व्यक्तिवादी उपागम सिद्धांत, ठीक है। क्या, व्यक्तिवादी उपागम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, एल्डर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, एल्डर के द्वारा दिया गया था। हमारा ये जो क्लासिफिकेशन था, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये हमारा दिया गया था एल्डर के द्वारा। किसके द्वारा, एल्डर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आगे देखें तो गोल्डनबर्ग, पीटमॉन्ड, मैक्रे तथा कोस्टा के अनुसार, ये याद रखिएगा, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। व्यक्तित्व के 5 सीलगुण होते हैं, किसके किसके अनुसार, एल्डर साहब के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, व्यक्तिवादी उपागम सिद्धांत, जिसको एल्डर ने दिया था। गोल्डबर्ग, पीडमोंड और मैक्रे तथा कोस्टा के अनुसार जो व्यक्तित्व के पर्सनालिटी के सील गुण हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन, आइए इसको देखते हैं। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, एक होता है सहमति, एक होता है अंतरात्मा की आवाज, एक संवेगात्मक स्थिरता और एक संस्कृति, ठीक है, ये हो गया। और चौथा आइजेक के अनुसार व्यक्तित्व के 4 सील गुण होते हैं, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है, कि आइजेक के अनुसार कितने सील गुण होते हैं, कितने ट्रेट्स होते हैं पर्सनालिटी के, आपको बस इतना ही याद रखना है। विशिष्ट अनुक्रियाएं, आदत संबंधित
मतलब हैबिचुअल चीजें, व्यक्तित्व संबंधित और विशेष योग्यता। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम सिगमंड फ्रायड। कौन? सिगमंड फ्रायड साहब के बारे में, कि भैया जहां से खूब क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। ठीक, चलो अब पढ़ते हैं मेरे लाला मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड का जो जो क्या है हमारा, जो हमारा साइको एनालिटिकल थियरी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइको एनालिटिकल थियरी, साइको एनालिटिकल थियरी बोलते हैं। ठीक है, साइको एनालिटिकल थियरी बोलते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्रायड। और जो जुंग साहब थे, जुंग साहब के बारे में जो पढ़ा हम लोगों ने, ये सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे, पीपल थे। ठीक है, शिष्य थे। तो फ्रायड साहब कहते हैं कि भैया देखो सुनो, ये हम एक सिद्धांत दे रहे हैं जिसका नाम है साइको एनालिटिक थियरी। ठीक है, साइको एनालिटिक प्रिंसिपल या साइको एनालिटिकल थियरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये सिगमंड फ्रायड साहब कहते हैं चलो भैया हम एक सिद्धांत दे रहे हैं, और हमारे हमारे अनुसार जो हमारा ये सिद्धांत है ये 3 भागों में बांटा जाएगा। कितने? 3 भागों में बांटा जाएगा। कौन कौन से? जिसको हम कहेंगे इद, इदम, ईगो, अहम, सुपर ईगो, परम अहम, परा अहम। ठीक है, जिसको इन्होंने कहा कि हमारे अनुसार, ठीक है, कि भैया इद मतलब हमारे अनुसार जो पर्सनालिटी को है, ट्रेट है, वो 3 भागों में हम बांटेंगे। इद, इड जिसको हम इदम कहेंगे, ईगो को अहम कहेंगे, और सुपर ईगो को हम परा अहम बोलेंगे। ठीक है, परा अहम बोलते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हमारे पर्सनालिटी का निर्माण होता है, 3 फैक्टर्स होते हैं जिस पर हमारी पर्सनालिटी डिपेंड करती है। ये कहते हैं सिगमंड फ्रायड साहब। कौन कौन सा? इद मैंने बताया, दूसरा ईगो, तीसरा सुपर ईगो। ठीक है, ईद, ईदम, ईगो, अहम, सुपर ईगो, परा अहम। ठीक, तो अब ईद का मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। इसमें इसमें क्या होता है? इसमें अचेतन मन हमारा काम करता है। इसमें कौन सा मन काम करता है? हमारा अचेतन मन काम करता है। किसी भी लक्ष्य एवं लाभ को तुरंत बिना किसी बाधा के प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब कोई भी लक्ष्य हो, हमारा ऑब्जेक्टिव हो, हम बिना कुछ काम करे उसको, बिना किसी बैरियर के हम चाहते हैं कि हमें तुरंत मिल जाए वो। बाकी जैसे पशुओं जैसी इसमें प्रवृत्ति होती है, ईद में लोगों की पशुओं जैसी प्रवृत्ति होती है। मतलब कार्य के परिणाम या बुरे प्रभाव के बारे में नहीं सोचते हैं कि आगे क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हम सोचेंगे। तो इसमें व्यक्तित्व का अचेतन मन काम करता है, और पशु के भाव आदमी इसमें काम करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ईगो, अहम। अहम का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो अब हम ईगो क्या होता है? अहम, जो कि सिगमंड फ्रायड साहब ने डिस्क्राइब किया था। इसको कहा कि भैया इसमें 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 क्या आएगा? इसमें हमारा ये आएगा कि यह वास्तविक जगत में रहता है, बिल्कुल रियलिस्टिक चीजों में रहता है, ऐसा नहीं है कि फेक चीजों में इन्वॉल्व होता है। वहीं ऐसी पर्सनालिटी, और यह यह ईद और सुपर ईगो के बीच संतुलन बना के रखता है। जो ईगो है भाई, इसको 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 हम क्या कहते हैं? अहम कहते हैं। और इसमें क्या करता है? इसमें व्यक्ति सोच समझकर कार्य के परिणाम और प्रभाव क्या होंगे उसके बारे में सोचकर डिसीजन लेता है कि भैया मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ उसमें क्या उसका पॉजिटिव चीज होगी, उसकी नेगेटिव चीज होती है, उसको उसकी चीजों को सोचकर फिर वो डिसीजन लेता है। और इसमें मानवता का प्रतीक, जैसा कि मैंने बताया कि अर्धचेतन मन इसमें काम करता है, अनकॉन्शियस माइंड काम करता है इसमें, और मानवता का प्रतीक मतलब ह्यूमैनिटी का प्रतीक इसमें शो करता है व्यक्तित्व। ठीक है, यह व्यक्तित्व ह्यूमैनिटी का शो करता है। जैसे एग्जाम्पल बताऊं आपको, एग्जाम्पल सुन लीजिए अहम का, कि संपत्ति के बंटवारे में आधा हिस्सा तुम रखो और आधा मुझे भी दे दो। ठीक, ये हो गया ईगो। और वही ईद वाले व्यक्ति तो क्या करते हैं कि भैया भैया इसमें हमें ऐसा करो कि संपत्ति का बंटवारा तो हो तो सबका हिस्सा मैं ही रख लूं और किसी को ना दूं। ठीक, तो ये ईद वाले में आएगा कि भैया संपत्ति जो है पूरा हिस्सा मैं रख लूं और किसी को ना दूं। लेकिन ईगो वाला व्यक्ति जो होगा, अहम वाला होगा, वो कहेगा भाई संपत्ति का बंटवारा जो हो रहा है उसमें आधा हिस्सा तुम ले रख लो और आधा मुझे दे दो। ठीक, अब चलते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो में क्या कहता है? जिसको हम क्या कहते हैं? पराहम बोलते हैं। पराहम, इसमें कैसे व्यक्तित्व आते हैं? इसमें इसमें चेतन मन काम करता है। हमारा कौन सा मन काम करता है? चेतन मन काम करता है। और इसमें क्या होता है कि परिवार, देश, समाज आदि के लिए बलिदान देने के लिए हम ऐसी पर्सनालिटी हमेशा तैयार रहती है, हमेशा रेडी रहती है। ठीक है, जिसमें यह अधिक होता है उसका व्यक्तित्व उदारवादी होता है। ठीक है, कैसा? उदारवादी होता है। अब एग्जांपल दे रहा हूं, सबको समझिए। संपत्ति के बंटवारे में सारी संपत्ति अपने भाई या बहन को दे देना। ठीक है, संपत्ति के बंटवारे में सारी संपत्ति अपने भाई या बहन को दे देना, अर्थात दूसरों के लिए भी कुछ करना। ठीक है, अपने परिवार के लिए नहीं, मतलब दूसरों के लिए भी कुछ करना। ठीक, ऐसा नहीं कि अपने बेटे अपने बेटी के बारे में ही सोचे, अपने भाई बहन के भी बारे में सोचता, तो ये सुपर ईगो में आएंगे। यहां समझ में आया?
चलिए आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है मेरे लाला। नोट, फ्रायड ने अचेतन मन की तुलना किससे की है? तो बर्फ की चट्टान से। जो हमारा अचेतन मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, इसकी तुलना फ्रायड साहब ने किससे की है? तो बर्फ की चट्टान से की है। ठीक है। दमित इच्छाओं का भंडार अचेतन मन। अचेतन मन दमित, फ्रायड साहब ने कहा कि जो दमित हमारे अंदर दबी हुई चीजें जो रहती हैं, उस जो दबी हुई विशेष रहती हैं, उसका जो स्टोरेज होता है उसको हम अचेतन मन कहते हैं। वही लिबिडो, लिबिडो क्या होता है? शब्द से अभिप्राय है यौन ऊर्जा। ठीक है, लिबिडो का मतलब होता है यौन ऊर्जा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। चलो इसमें देखते हैं कि भाई साइकोसेक्सुअल, साइकोसेक्सुअल थ्योरी ये भी दी गई थी किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइकोसेक्सुअल। क्या कहते हैं? साइको सेक्सुअल थियरी। सबसे पहली चीज आपको ये समझिएगा कि व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? तो ये दिया था भैया हमारे सिगमंड फ्रायड साहब ने दिया था। और इसके अनुसार, सिगमंड फ्रायड के अनुसार ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर जन्म से ही यौन ऊर्जा होती है। सिगमंड ये मनो लैंगिक विकास जो है हमारा साइकोसेक्सुअल थ्योरीज है, ये इसके अनुसार सिगमंड फ्रायड साहब यह कहते हैं कि बच्चे के अंदर भाई जो जो यौन की ऊर्जा होती है वो क्या होती है? बचपन से ही होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिबिडो कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? लिबिडो कहते हैं। ठीक है, लिबिडो समझ में आया कि हमारे अंदर बचपन से ही जो ऊर्जा रहती है यौन को लेके, उसको हम लिबिडो कहते हैं। बच्चे अलग अलग अवस्था में अपनी यौन इच्छा की पूर्ति अलग अलग तरीके से करता है। मतलब अलग अलग स्टेज में बच्चा अपने जो यौन इच्छा की पूर्ति है वो अलग अलग तरीके से करता है। ठीक, जिसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। ठीक है, तो यौन इच्छा विकास की, जो यौन इच्छा विकास की यह 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जो ये दी हैं मैं बता रहा हूँ, इनकी 5 अवस्थाएं दी है इन्होंने साइकोसेक्सुअल थियरी के अनुसार। तो वो कौन कौन सी हैं? पहली है मुखावस्था, जिसको हम क्या कहते हैं? ओरल स्टेज। जिसको हम क्या कहते हैं? ओरल स्टेज, जो आती है 1.5 साल की, 1.5 ईयर की होती है। दूसरा है गुदावस्था, जिसको हम कहते हैं एनल स्टेज, जो कि 1.5 साल से लेकर 3 साल, मतलब 1.5 to 3 ईयर्स। ठीक है, ये कौन सी अवस्था होती है? गुदावस्था होती है। अब तीसरा है लैंगिक अवस्था। ये क्या होती है? इसको हम कहते हैं फैलिक स्टेज, जिसमें 3 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं। नेक्स्ट है अव्यक्तावस्था, जिसको हम अंतर्हिती बोलते हैं या लेटेंसी स्टेज बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन खूब पूछे गए मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, 6 से 12 साल इसमें आते हैं। और जननांगी अवस्था, जिसको हम कहते हैं जेनेटिकल स्टेज, जो 12 से आगे साल के बच्चे आते हैं। चलिए अब बारी बारी से पढ़ते हैं, क्या होता है ओरल स्टेज, क्या होता है एनल स्टेज, क्या होता है फैलिक स्टेज, या क्या होता है लेटेंसी स्टेज, या क्या होता है जेनेटिकल स्टेज। तो पहला क्या है हमारा? पहला है मुखावस्था। मुखावस्था में पहली चीज हमको क्या जानना है? ओरल स्टेज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओरल स्टेज कहते हैं। दूसरी चीज इसमें हमें क्या जानना है कि ये 0 से 1.5 साल, 0 से 1.5 ईयर के बच्चे इस अवस्था में आते हैं, इस स्टेज में आते हैं। ठीक है, कितने? या आप 0 से 2 साल भी कह लो। ठीक है, 0 से 2 साल भी इसको आप कह सकते हो। तो इसमें क्या होता है? इस अवस्था में बच्चे की यौन इच्छाओं का केंद्र मुख होता है। मतलब इसमें जो सिगमंड फ्रायड का मानना है कि भैया जो बच्चे की सभी क्रियाओं का जो केंद्र की शुरुआत होती है, जो यौन इच्छाएं होती हैं, वो मुख से होता है। वह चीजों को काटता है, चूसता है। ठीक है, समझ गए सिंपल भाषा में कि मुखावस्था क्या है? कि जो भी क्रियाएं हैं, जो भी यौन बच्चों का मन करता है, जो भी यौन क्रियाएं हैं, यौन इच्छाएं हैं बच्चों का, वो कहाँ से शुरू होता है? केंद्र से। केंद्र कहाँ से? मुंह से शुरू होता है। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो बच्चा वस्तुओं को निगल कर, काट कर, चूस कर खुद को संतुष्ट करता है। ठीक, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। गुदावस्था, इसको क्या कहते हैं? गुदावस्था, इसको 2 से 3 साल कह लो या 1.5 से 3 साल कह लो। ठीक है, दोनों सही है। तो इसमें क्या होता है? गुदावस्था, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अनर स्टेज। और दूसरा इसमें क्या जानना है? दूसरा इसमें ये जानना है कि इसकी जो अवस्था है 2 से 3 साल होती है। ठीक है, अब इसमें इसमें 2 चीजों को बांटा। ठीक है, फ्रायड साहब ने इसको 2 अवस्था में बांट दिया। कौन कौन सी अवस्था में बांट दिया? इन्होंने कहा कि एक होता है गुदा संचयन और दूसरा होता है गुदा निष्कासन संक्रिया। ठीक है, गुदा संचयन सक्रिया असक्रिय और गुदा निष्कासन सक्रिय। ठीक है, इसमें क्या होता है? गुदा संचयन जो है हमारा असक्रिय होता है, इनएक्टिव होता है, और गुदा निष्कासन जो होता है वो एक्टिव रहता है। अब इसमें क्या कहते हैं? गुदावस्था में ये कहते हैं अनर स्टेज में कि इस अवस्था में बच्चे की यौन इच्छा का प्रमुख केंद्र क्या होता है? गुदा होता है। बच्चे की यौन इच्छा का जो जो मेन सेंटर होता है वो क्या होता है? बच्चे का क्या होता है? गुदा होता है। ठीक है, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को निकालकर अपनी यौन इच्छा की पूर्ति करता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी से निकलते हैं, फिर उससे क्या करता है? उससे अपनी इच्छा, अपनी यौन की इच्छा की पूर्ति करता है गुदा के मामले से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गुदा संचयन का अर्थ क्या होता है? फ्रायड का मानना है कि ये बच्चे भविष्य में जाकर समय के पाबंद बनते हैं,
कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। और गुदा निष्कासन की बात करें तो ये बच्चे स्वहंत विचारधारा वाले बनते हैं, फिजूल खर्ची में विश्वास रखते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा लैंगिक अवस्था, इसको हम कहते हैं 3 से 6 साल। लैंगिक अवस्था कितने साल की होती है? ये लैंगिक अवस्था हमारी होती है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको हम 3 से 6 साल होती है, ठीक है। क्या लैंगिक अवस्था में 3 से 6 साल होता है। इसमें दो होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? दो होता है। ऑडिपस होता है किसके अंदर? ये लड़कों के अंदर होता है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? पितृ प्रेम बोलते हैं, ये लड़कियों के अंदर होता है, ठीक है। तो दो चीजें इसमें होती है, अब पहले समझ लो, ठीक है। इसको इस अवस्था में बच्चे की यौन इच्छा का प्रमुख केंद्र क्या होता है? लिंग होता है, ठीक। इस लैंगिक अवस्था में 3 से 6 साल में बच्चे का क्या होता है? जो यौन इच्छा का प्रमुख केंद्र होता है वो लिंग होता है, ठीक है। बच्चे के अंदर लड़का या लड़की होने का आभास इस अवस्था में होता है। बच्चे के लड़का या लड़की है उसको किस अवस्था में आभास होता है या महसूस होता है? लैंगिक अवस्था में, ठीक। और क्या होता है? लड़के और लड़कियों में दो प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी? एडिपस, एक होती है एडिपस, एक होती है इलेक्ट्रा। एक एडिपस होती है, एक इलेक्ट्रा होती है। पुत्र का अपनी माता की ओर आकर्षित होना, इसको हम क्या कहते हैं? ओइडोपस बोलते हैं। ओइडोपस कॉम्प्लेक्स या प्रवृत्ति बोलते हैं। मातृ प्रेम, जिसको हिंदी में बोलते हैं मातृ प्रेम, मतलब माता की तरफ आकर्षण होना, ठीक है। आप हमेशा देखेंगे जो बच्चा होता है, जो मेल मतलब लड़का होता है, वो हमेशा अपनी माता की तरफ आकर्षण होता है, और जो लड़की होती है अपना हमेशा पिता की तरफ होता है, ठीक है। तो जब लड़के का अपने माता की ओर अट्रैक्ट होना क्या कहलाता है? एडिपस बोलता है। और इलेक्ट्रा को क्या कहते हैं? जब पुत्री लड़की अपने पिता की ओर अट्रैक्ट हो, ठीक है। इसमें 100 अंगों से प्रेम होता है। समझ गए आप? चलिए अब आगे चलते हैं। एक है अव्यक्तावस्था, जिसको अंतर्निहित व्यवस्था अव्यवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। जिसकी अवस्था कितनी होती है? 6 से 12 साल। कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष होती है। इसमें बाल्यावस्था की जो सभी बातें होती हैं, हमारे चाइल्डहुड की सभी बातें इसमें आती हैं, ठीक है। अब एक सिंपल शब्दों में समझो, सिंपल शब्दों में ये समझो कि इस अवस्था में बच्चे की यौन इच्छा पूरी तरह से शांत हो जाती है। जो बच्चे की यौन इच्छा है पूरी तरह से शांत हो जाती है, और इसमें बच्चा अपनी यौन ऊर्जा का प्रयोग दूसरे क्षेत्रों में करने लगता है। मतलब उसके अंदर जो यौन ऊर्जा है बच्चे दूसरे क्षेत्रों में करने लगता है, जैसे खेल कूद में, संगीत में आदि में करने लगता है, लेटर चाइल्डहुड स्टेज में, ठीक। केवल यही एक अवस्था है जिसमें बच्चे के अंदर यौन इच्छा नहीं होती, ठीक है। क्या बच्चे के अंदर यौन इच्छा नहीं होती? जब अब आइए देखते हैं क्या लिखा है। समझ गए यहाँ तक? पहले दो चीज समझना है इसमें। इसको अंतर्निहित या अवस्था बोलते हैं। 6 से 12 साल होती है इसमें अवस्था। बाल्यावस्था की सभी बातें इसमें आती हैं। इस अवस्था को लैंगिक अवस्था की सुप्तावस्था भी कहा जाता है। लैंगिक सुप्तावस्था की मतलब यौन अवस्था, जो यौन इच्छा है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। इसमें लैंगिक तरीके से कोई भी विकास नहीं होता। इस अवस्था में बच्चा विद्यालय जाना शुरू करता है। बच्चा इसी अवस्था में नए न्यू स्किल्स सीखता है, नए कौशल सीखता है। जिज्ञासा की, एक्साइटमेंट की जो रेट है वो हाई होता है बच्चे के अंदर। कब, क्यों, कैसे, ये वाले प्रश्न पूछता है। समझ गए मेरे लाला? अंतर्हित या अवस्था। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जननांगी अवस्था। क्या? जननांगी अवस्था या जेनेटिकल स्टेज इसको बोलते हैं हम, ठीक है। 12 से आगे की जो आयु की अवस्था होती है इसमें आती है। समझ गए? अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है, इस अवस्था में बच्चे शारीरिक रूप से परिपक्व होने लगते हैं, ठीक है। फिजिकली बच्चा मैच्योर होने लगता है, और क्या होता है? शारीरिक संबंधों द्वारा यौन की इच्छा पूरी करते हैं, ठीक है। फिजिकल रिलेशनशिप बना के क्या होते हैं? अपनी बॉडी की नीड को पूरा करते हैं, ठीक है। समझ में गए मेरे लाला? अब आइए हिंदी में देखते हैं क्या लिखा है। इस अवस्था में बच्चे में हर प्रकार से जैव, बायोलॉजिकल या रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है। बहुत तेजी से परिवर्तन आता है, और लैंगिक अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है, ठीक है। जननांगी अवस्था बोलते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। तो सिगमंड फ्रायड की साइकोसेक्सुअल पढ़ लिया हम लोगों ने अच्छे से। अब आइए पढ़ते हैं व्यक्तित्व का मापन, ठीक है। क्या? व्यक्तित्व का मापन, कैसे हम मापन करते हैं व्यक्तित्व का, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो व्यक्तित्व की मापन की विधियों के बारे में बात करें तो ये क्या होती हैं? ये व्यक्तित्व की मापन विधियों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? आत्मनिष्ठ विधियां या व्यक्तिनिष्ठ विधियां, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव मेथड बोलते हैं, ठीक है। वहीं दूसरा है वस्तुनिष्ठ, जिसको हम ऑब्जेक्टिव मेथड बोलते हैं, और तीसरा है प्रक्षेपी, जिसको हम प्रोजेक्टिव मेथड बोलते हैं। समझ गए? व्यक्तित्व का मापन हम कैसे करते हैं? 3 तरीकों से करते हैं। पहला है व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ, जिसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं। दूसरा है वस्तुनिष्ठ, जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तीसरा है प्रक्षेपी, जिसको हम प्रोजेक्टिव बोलते हैं। समझ गए मेरे लाला? चलो आगे चलते हैं। अब आओ बारी बारी से समझते हैं। पहले समझते हैं किसको? व्यक्तिनिष्ठ विधि को, ठीक। तो मेरे लाला
व्यक्तिनिष्ठ विधि में जो देखो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पहले समझ लो मेरे लाला, इसको कहते हैं व्यक्तिनिष्ठ विधि या आत्मनिष्ठ विधि इसको बोलते हैं, या व्यक्तिनिष्ठ बुद्धि बोलते हैं, ठीक है, दोनों सही है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव मेथड बोलते हैं, पहले ये समझ लो मेरे लाला। उसके बाद एक ही समय में एक ही व्यक्ति का व्यक्तित्व मापा जाता है, इसमें इंडिविजुअल आपके पर्सनालिटी का इंडिविजुअल मेजरमेंट होता है, ठीक, एक समय में एक ही व्यक्ति का मापन हो सकता है, ठीक। इसमें कैसे चीजें आती हैं, जैसे बात करें तो साक्षात्कार इंटरव्यूज इसमें आते हैं इसी में, ठीक है। पहले से तैयार प्रश्नावली इसमें रहते हैं, अपने अनुसार प्रश्न करते हैं इसमें लोग, ठीक। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, या जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन को हम प्रेक्षण बोलते हैं, ठीक है। इसमें जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी भी आती है, आत्मकथा आती है, बायोग्राफी आती है, प्रश्नावली क्वेश्चनर आता है, निरीक्षण या अनुसूची के माध्यम से, या डायरी व पत्र लेखन के माध्यम से, या जीवन चरित्र के माध्यम से हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। दूसरा है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ को हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड्स। क्या ऑब्जेक्टिव मेथड्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक ग्रुप को एक साथ निरीक्षण किया जाता है, उसमें इंडिविजुअली मापा जाता है, इसमें कोई ग्रुप बनता है, 5-6 लोग के ग्रुप रहता है और उनका एक साथ क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है या मापा जाता है। जैसे इसमें निर्धारण मापनी कुछ मापदंड रहते हैं कि इस मतलब ऐसे ऐसे या ये चीजें रहेंगी तो मापी जाएंगी, ठीक, कुछ मापदंड तय कर दिए जाते हैं इसमें। और क्या होता है वस्तुनिष्ठ में, वस्तुनिष्ठ विधि में व्यक्ति के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर व्यक्तित्व का मापन होता है, मतलब जैसे आंसर दोगे उसी के हिसाब से आपका मापन कर लिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आता है, जैसे इसमें आता है, बात करें तो व्यक्तित्व आविष्कारिता पर्सनालिटी इन्वेंटरी आता है, जिसको हम क्या कहते हैं निर्धारण मापनी, या आप कह सकते हैं मापदंड मूल्यांकन, ठीक है। प्रश्नों की इसमें सूची होती है, प्रश्न सरल व छोटे स्पष्ट होते हैं, ठीक है। प्रश्नों में प्रथम कारक का प्रयोग होता है, जैसे मुझे क्रोध आता है, हाँ, मैं चोर हूं, नहीं, मैं सहयोगी हूं, हाँ, ठीक। ऐसी सारी चीजें इसमें आती हैं। क्या आती हैं, पहला व्यक्तित्व आविष्कारिता, जिसको हम क्या कहते हैं व्यक्तित्व आविष्कारिता बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे देख लो कौन कौन सी चीजें आती हैं, संचयी अभिलेख आता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड आता है, वहीं वहीं क्या आता है इसमें, चेकलिस्ट आता है, इसमें बैटरी परीक्षण आता है, या निष्पादन परीक्षण आता है इसमें, ठीक है। और परिस्थिति परीक्षण इसमें आता है, ठीक है। किसमें किसमें, हमारा हमारा वस्तुनिष्ठ, ठीक है, वस्तुनिष्ठ मेथड में। चलो आगे चलते हैं। चलो प्रक्षेपी, अब तीसरा क्या है हमारा प्रक्षेपी, जिसको हम क्या कहते हैं प्रक्षेपण विधि बोलते हैं, मतलब ऐसी विधि जिसमें व्यक्तित्व से संबंधित सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते, आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसमें अप्रत्यक्ष वस्तुओं के माध्यम से व्यक्ति के आंतरिक या अचेतन मन का पता चलता है, ठीक है, अंदर आपकी चीजें क्या चल रही हैं उसका पता लगाया जाता है। जैसे बात करें तो इसमें कौन कौन सी विधियां आती हैं, इसमें आता है, एक आता है आपका शब्द सहचार्य परीक्षण। शब्द सहचार परीक्षण क्या होता है, आओ ये भी बता देता हूँ मेरे लाला, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, ठीक। शब्द सहचार्य परीक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्ड एसोसिएशन मेथड। क्या, वर्ड एसोसिएटेड मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको किसने दिया था, इसको दिया था युंग साहब ने, ठीक। सुनते चलो लिखते चलो, मैं बार बार कह रहा हूँ। शब्द सहचार्य परीक्षण को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्ड एसोसिएटेड मेथड, और इसको दिया था किसने, युंग साहब ने दिया था। इसमें क्या होता है, शब्दों की सूची सुनाई जाती है, सुने हुए शब्दों को सुनकर उपयुक्त शब्द बताना पड़ता है। जैसे मैंने एक सूची बना दी, एक सूची बना के आपको सुनाया, और मैंने कहा कि आपने जो शब्द सुना उससे क्या एक कुछ शब्द बताओ, ठीक है। तो बताए गए शब्दों के आधार पर आपके व्यक्तित्व का मापन हो जाता है। दूसरा है मुक्त साहचर्य परीक्षण। क्या, मुक्त साहचर्य परीक्षण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, मुक्त साहचर्य परीक्षण, और तीसरा क्या है नियंत्रित साहचर्य, और उसके बाद क्या है चित्र साहचर्य, उसके बाद स्याही धब्बा परीक्षण, और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम टैट बोलते हैं। उसके बाद है बालक अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम कैट बोलते हैं। उसके बाद प्रौढ़ अंतर्बोध है, उसके बाद मोजेक है, वाक्य पूर्ति परीक्षण इसमें आते हैं, ठीक है, वाक्य पूर्ति परीक्षण आते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दे रहा हूँ, सुन लो अच्छे से सुन लो, ठीक है। इसमें देखो इसमें क्या आता है, वाक्य पूर्ति परीक्षण के बारे में मैंने वो आपको बता ही दिया, ठीक है। शब्द साहचर्य परीक्षण के बारे में बता दिया आपको। अब सुनिए वाक्य पूर्ति परीक्षण के बारे में। किसके बारे में, वाक्य पूर्ति परीक्षण के बारे में। इसको किसने दिया था, रोल और हेडर्स ने दिया था। किसने, रोल एंड हेडर्स ने दिया था। कुछ चीजें लिखा करो, हर चीजें मैं यहाँ पे नोट नहीं करूंगा, ठीक, लिखोगे तो तुमको भी याद रहेगा। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण किसके द्वारा दिया गया, रेहोल और हेडर्स के द्वारा, ठीक है।
सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट उसको बोलते हैं, क्या, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को अधूरे वाक्य दे दिए जाते हैं जिन्हें अपने अनुभव, ज्ञान व रुचि से पूरा करना होता है। ठीक है, जैसे मेरी माँ डैश डैश है, मेरी इच्छा है कि डैश डैश डैश, मैं प्रायः सोचता रहता हूँ कि डैश डैश डैश। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, वाक्य पूर्ति परीक्षण। नेक्स्ट है रेसा टेस्ट, रोसो टेस्ट या रेसा टेस्ट बोलते हैं। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च चॉइस, मतलब रॉस, क्या, रोसा टेस्ट या इंक प्लॉट टेस्ट, जिसको हम स्याही धब्बा परीक्षण भी बोलते हैं। क्या, स्याही धब्बा परीक्षण आपके सामने दिख रहा है, जो जरूरी है वो बता दे रहा हूँ। स्याही धब्बा परीक्षण में क्या होता है, इसमें इसका निर्माण 1921 में किया गया। कब, इसका निर्माण 1921 में किया गया, ठीक है, 1921 में किया गया। और इसको थर्मन रोसर्च, जिसको हम रोसा बोलते हैं, ठीक है, थर्मन रोसर्च ने इसका आविष्कार किया। इसमें क्या हुआ कि स्याही के धब्बे वाले 10 कार्ड होते हैं, ठीक है, इसमें स्याही के 10 धब्बे वाले कार्ड होते हैं, जिन्हें एक एक करके व्यक्ति को दिखाया जाता है। व्यक्ति को देखकर बताना होता है कि धब्बे में उसे क्या दिखाई दिया। बताई गई आकृति के अनुसार व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। मतलब इसमें 10 कार्ड होते हैं स्याही के धब्बे वाले, जिन्हें एक एक करके सभी व्यक्तियों को ऐसे दिखा दिया जाता है। फिर व्यक्ति को देखकर बताना होता है कि धब्बे में उसे क्या दिखाई दिया। ठीक है, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट है टैट, जिसको हम कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टैट क्या बोलते हैं, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, क्या, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ मेरे लाला, देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषय आत्मबोधन परीक्षण भी इसको हम कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, टैट को विषय आत्मबोधन परीक्षण, टैट। टैट का फुल फॉर्म थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अब इसका निर्माण किसने किया, मुर्रे और मॉर्गन। मुर्रे और मॉर्गन ने इसका क्या किया, मुर्रे और मॉर्गन ने इसका क्या किया, इसका निर्माण किया। इसमें चित्र वाले 30 कार्ड होते हैं, एक कार्ड सादा होता है। चित्र वाले 30 कार्ड 10-10 के हिसाब से पुरुष और महिला को बांट दिए जाते हैं। 10 कार्ड मिक्स में बढ़ते हैं, मतलब 10-10 पुरुष और महिला को, और 10 जो कार्ड मिक्स करके बांट दिए जाते हैं। व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर 10 कार्ड दिए जाते हैं, जिन्हें देखकर व्यक्ति को कहानी लिखनी पड़ती है। ठीक है, फिर 10 मिक्स कार्ड दिए जाते हैं, उन्हें देखकर भी व्यक्ति को कहानी लिखनी पड़ती है। अंत में सादा कार्ड दिया जाता है, उस पर व्यक्ति को अपनी तरफ से चित्र बनाना पड़ता है और पुनः एक कहानी लिखनी पड़ती है। इस कहानी की संख्या 21 हो जाती है। कहानियों का विश्लेषण करने के बाद व्यक्तित्व का मापन कर लिया जाता है। यह परीक्षण बहसकों के लिए होता है। ठीक है, बहसकों के लिए होता है। एक होता है कैट, क्या होता है, एक होता है कैट। कैट के बारे में बता देता हूँ आपको, कैट के बारे में भी मैं लाला बता देता हूँ। कैट, जिसको हम बोलते हैं चिल्ड्रेन ऑफ परसेप्शन टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेन ऑफ परसेप्शन टेस्ट, बालक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक, अब इसका निर्माण किसने किया, लीपोल्ड ने किया। किसने, लीप्लॉड ने दिया और बेलॉक, लियोप्लॉड और बेलॉक। कैट का निर्माण किसने किया, लियोप्लॉड और बेलॉक ने किया। इस परीक्षण में क्या होता है, पशुओं के चित्र वाले 10 कार्ड होते हैं, जिन्हें 3 से 10 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया जाता है। कितने, 3 से 10 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया जाता है। बच्चों को चित्र देखकर बताना होता है कि उन्हें क्या दिखाई दिया। हमने चित्र देखा है, उन्हें बताना होता है क्या दिखाई दिया। बताई गई कहानियों के आधार पर व्यक्तित्व का मापन होता है। बताई गई कहानियों के आधार पर क्या होता है, व्यक्तित्व का मापन होता है। बच्चों के लिए पशुओं का चित्र इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि बच्चे पशुओं के हाव भाव को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, समझ गए मेरे लाला। तो ये थी जरूरी चीजें मेरे लाला, क्या थी, बहुत जरूरी चीजें थी जो मैंने आपको बताई। आइए कुछ चीजें हैं जो आपको और बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको सुने रहना है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पर्सनालिटी से आए, आपका एक क्वेश्चन न छूटने पाए। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन भी न छूटने पाए। ठीक, समझ गए मेरे लाला। चलो अब आगे बताता हूँ। सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और व्यक्तित्व के साइको एनालिटिकल थियरी और पर्सनालिटी के बारे में बता दिया, सिगमंड फ्रायड ने जो दिया था इसके बारे में भी बता दिया। ठीक है, चलो शब्द सुन लो। अचेतन मन क्या होता है, चेतन मन क्या होता है, अचेतन मन क्या होता है, अर्धचेतन मन क्या होता है। ठीक है, जो फ्रायड साहब ने थियरी दी थी, व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं जो होती है, मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। बस ऐसे सुन लो बस, ठीक है, उतना जरूरी नहीं है। पहला अचेतन, जिसको हम क्या कहते हैं, अनकॉन्शियस कहते हैं। अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, वे घटनाएं व सूचनाएं जो हमें पूरी तरह से भूल चुके हैं। मानसिक क्रियाओं का 90% भाग अचेतन है। वो ऐसी घटना, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम पूरी तरह से भूल चुके हैं, और मानसिक क्रियाओं का इसमें 90% भाग अचेतन होता है। ठीक है, फ्रायड ने कहा कि हमारे व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में जो भी व्यवहार करता है, इन्हीं अचेतन अनुभूतियों के कारण, ठीक है, इन्हीं अचेतन अनुभूतियों के कारण व्यक्ति की जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, वह उन्हें मन अचेतन भाग में दबा लेता है। बिल्कुल, आपकी जो इच्छाएं कंप्लीट हो जाती हैं, आप सामने दिखा देते हो, जो नहीं कंप्लीट हो जाती अपने मन में, अपने दिल में, दिमाग में बैठाकर रख लेते हो। ठीक है, दबाकर रख लेते हो, तो इसको क्या कहते हैं, अचेतन मन कहते हैं। चलो अब दूसरा है अर्धचेतन, जिसको हम क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। क्या सबकॉन्शियस बोलते हैं,
वे घटनाएं, वे हमारे साथ घटनाएं हुई या सूचनाएं जो कुछ प्रयासों के द्वारा हमें याद रहती हैं। क्या? वे घटनाएं या सूचनाएं जो कुछ प्रयासों के द्वारा हमें याद आ जाती हैं। जैसे कुछ भी घटनाएं हुई, कुछ भी इंफॉर्मेशन हुआ, हमने कोशिश की, दिमाग पे जोर डाला, हमें याद आ गई, तो इसको हम क्या कहते हैं? अर्धचेतन या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। मानसिक क्रियाओं का इसमें 7 से 8% भाग होता है। ये क्रियाएं या सुखद अनुभव जो हमें नहीं भूलना चाहते, ये इसमें ये क्रियाएं आती हैं या एक्टिविटीज आती हैं जो हमें सुखद, जो हमें सुख का अनुभूत कराती हैं और जिसको हम भूलना नहीं चाहते। समझ गए? चलो, तीसरा है चेतन मन, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? वे घटनाएं एवं सूचनाएं जो हमें हमेशा याद रहती हैं, जिसमें हमारा चेतन मन 2 से 3% काम करता है। हमारे हाल के अनुभव या ऐसे अनुभव जिनके हमारे जीवन पर कोई विशेष प्रभाव पड़ा हो। ठीक है, हमारा जो रिसेंट का अनुभव हो या कोई हमारा पुराना अनुभव हो, रिसेंटली का अनुभव हो, जिसका अनुभव जो हमारे जीवन पर कोई विशेष प्रभाव पड़े उसका। ठीक है, तो इसके द्वारा किसी समस्या परिस्थिति का प्रत्यक्षण करते हैं। तो ये सारी चीजें थी, ईगो ईदो अहम के बारे में बता ही दिया, बाकी कोई चीजें हैं ही नहीं, बची ही नहीं। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी से बचने के लिए जो लोग करते हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे प्रक्षेपण क्या होता है, जिसको हम कहते हैं रिप्रेशन। रिप्रेशन आप देखेंगे, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। रिप्रेशन क्या होता है? चिंता के मूल कारण के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना। ठीक है, आपकी चिंता, जो भी चिंता आपके अंदर है, उसके कारण के लिए आप किसी और को ठहरा दे रहे हैं, जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण कहते हैं। दूसरा है दमन, जिसको हम क्या कहते हैं? रिप्रेशन बोलते हैं। क्या? रिप्रेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी चिंता को पूरी तरह से भूल जाना या दबा लेना। किसी भी चिंता को भूल जाना कि चलो ठीक है यार जाने दो, या दबा लेना। ठीक है, अनैतिक इच्छा को दबाना। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कहते हैं विस्थापन। इसका मतलब क्या हुआ? चिंता की मूल स्थिति से हटकर कहीं और व्यस्त हो जाना। जैसे चिंता है, चलो कहीं और व्यस्त हो जाते हैं, भूल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रतिगमन, जिसको हम कहते हैं रिग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? चिंता के मूल कारण से पीछे हट जाना। जो भी चिंता है उसके मूल कारण की चलो यार इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, पीछे हट जाते हैं, जाने देते हैं इसको। ठीक है, ये। उसके बाद तार्किकरण, जिसको हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कि तर्क वितर्क के द्वारा चिंता को दूर कर देना। अच्छा ये सही है, ये नहीं सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। उसके बाद आप कंक्लूजन पे निकल आते हो। ठीक, बाकी यही थी सारी चीजें जो मैंने आपको बताया। हाँ, एक होता है पलायन, विथड्रावल। क्या? विथड्रावल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऐसी परिस्थिति हो जहां पर हम कुछ नहीं कर सकते तो उससे पीछे हट जाते हैं, जो खुद को उससे दूर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पलायन बोलते हैं, विथड्रावल बोलते हैं। ठीक है, पलायन बोलते हैं। दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग के बारे में बता ही दिया था मैंने। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी थी। बाकी ऑल द बेस्ट, ऐसे ही पढ़ते रहो मेरे लाला, मेरे बच्चे, मेरे भैया। ठीक है, बाकी जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही आपको डेली एक वीडियो, 1 घंटे में आप इतना कुछ सीख गए हैं, आपको यही सारी चीजें लोग 4-4 दिन पढ़ाते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।